वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 8th क्लास की हिस्ट्री कवर करा रहे हैं, ठीक है। और 8th क्लास की हिस्ट्री में जो आज का चैप्टर है वो 10th चैप्टर जो है होने वाला है और ये जो चैप्टर होगा वो आखिरी चैप्टर है इस क्लास का, ठीक है। इसके बाद हम 9th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद फिर हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था वो आज़ादी के बारे में पढ़ा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने किस तरीके से आज़ादी दिलाई, ठीक है। और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर है स्वतंत्रता के बाद, यानी जब स्वतंत्रता हमको मिली तो स्वतंत्रता के बाद हमारी स्थिति क्या रही और जिस समय स्वतंत्रता हमें मिली तो उस समय स्थिति भारत की क्या थी, ठीक है। तो भारत जो था एक नया और एक खंडित राष्ट्र के रूप में हमें मिला। जैसा कि आपको पता है कि 1947 में जो है भारत को दो राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 14 अगस्त को जो है 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में भारत और पाकिस्तान के नाम से दो राष्ट्रों का बंटवारा हुआ, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई कमेंट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अभी जो एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, एक नया और खंडित राष्ट्र। तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत के सामने कई सारी चुनौतियां थी, ठीक है। और वो चुनौतियां कौन सी थी? बंटवारे की वजह से लगभग 80 लाख शरणार्थी जो थे वो पाक से भारत की तरफ आए, ठीक है। पाकिस्तान से भारत आए और उनके रहने और उनकी नौकरी का इंतजाम करना एक कठिन कार्य था, ठीक है। इसके साथ साथ जो रियासतें थी, रियासतों की जो समस्या थी वो थी, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय लगभग 500 रियासतें थी जो राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी, ठीक है। भारत में शामिल करना उनको एक कठिन काम था, ठीक है। रियासतों और जो है जो शरणार्थी थे ना उनको उनके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक था, क्योंकि वो भी एक जो है भारत का हिस्सा थे और भारत को एकजुट करके चलना था। लंबे दौर में इस जो नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छे से व्यक्त कर सके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1947 में भारत की जो आबादी थी, जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय जो यहाँ की आबादी थी वो 34.5 करोड़ की थी, ठीक है। इसमें जो ये आबादी थी, इस आबादी में कई जातियों के, कई धर्मों के, कई समुदायों के जो लोग थे वो थे और कई, मतलब कह सकते हो आप कि कई जातियों धर्मों में जो है ये जो है बटा हुआ था, ठीक है। तो बटने का कारण ये था कि जो लोग थे उनके खान पान में, उनकी भाषाओं में, उनके रहन सहन में, ठीक है। और उसके साथ साथ जो उनके पहनावे थे, उनके काम धंधे थे, उसमें काफी विविधता हमें दिखाई देती थी, ठीक है। इतनी विविधता वाले इतने विविधता वाले लोगों के एक राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था, एक बड़ा क्वेश्चन था, एक बड़ा प्रश्न था, ठीक है। और एकता की समस्या के साथ साथ विकास की समस्याएं भी थी जो हमारे सामने खड़ी थी। तो हम देखते हैं कि इस समय भारत की जो विशाल जो जनसंख्या थी वो गांवों में निवास करती थी, ग्रामीण इलाकों में रहती थी, ठीक है। और आजीविका के लिए जो किसान और जो काश्तकार थे वो बारिश पर निर्भर करते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय सिंचाई की सुविधाएं कम थी, नहरें कम थे, तालाब जो है कम थे, ठीक है। तो सिंचाई की जो ज्यादातर जो चीजें थी वो किसान और काश्तकार जो थे वो बारिश पर डिपेंड रहते थे, बारिश के ऊपर निर्भर रहते थे। यही स्थिति जो हमें देखने को मिलती है वो अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी देखने को मिलती है। जैसे शहरों में फैक्ट्री मजदूर रहते थे, ठीक है। और फैक्ट्री मजदूर क्या करते थे कि जो है वो बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियों में काम करते थे, मजदूरी करते थे और भीड़ भरी झुग्गियों में रहते थे, ठीक है। तो उनकी शिक्षा का, उनकी स्वास्थ्य का देखभाल करना, देखरेख करना, उसकी व्यवस्था करना सरकार का काम था। तो ये भी एक बहुत बड़ी, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी चीज थी जिसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी था, ठीक है। गरीबी जो थी वो
पूरे समाज में व्याप्त थी, ठीक है। इसीलिए खेती की उपज जो है बढ़ाना और जो उद्योग थे, उद्योगों का जो है निर्माण करना अति आवश्यक था, ताकि लोगों की आजीविका जो है वो बढ़ाई जा सके और लोगों को जो है रोजगार मिल सके, ठीक है। इसके साथ साथ अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के जो है बीच जो है मतभेद भी फैले हुए थे उस समय, ठीक है। जैसे कि आपको पता है तो उनके बीच में जो है टकराव की स्थिति भी कई बार सामने आती थी, ठीक है। टकराव की स्थिति भी रहती थी, तो उनसे निपटना भी बहुत जरूरी था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नए संविधान की रचना। नए संविधान की रचना। तो आपको पता है कि दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच हम देखते हैं कि जो हमारा जो संविधान था, वो संविधान को जो है तैयार किया गया, और 2 साल 11 माह 18 दिन का जो है समय इसमें लगा था, और लगभग 300 भारतीयों ने मिलकर 300 भारतीयों ने मिलकर देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया था। इसके जो सदस्य थे वो पूरे भारत से जो है फैले हुए थे, यानी पूरे देश से इसके सदस्य जो है शामिल किए गए थे, ठीक है। और हालांकि शामिल तो पूरे देश से किए गए थे, लेकिन जो संविधान की जो बैठकें थी ना, वो बैठकें जो है दिल्ली में आयोजित की जाती थी, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जो है यह लागू हुआ, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो ये संविधान बनाया गया, उसकी क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहली जो इसकी खासियत थी वो थी वयस्क जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार की। सार्वभौम मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो इसकी ये पहली विशेषता थी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता है कि अभी जो है हमारी सार्वभौम वयस्क जो मताधिकार की जो उम्र है वो 18 साल, लेकिन उस समय जो है 21 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है। और जो हमारा जो कह सकते हैं जो चीजें जो मिली ना, जो हमें जो मताधिकार का जो प्रावधान मिला, वो टुकड़ों में नहीं मिला, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका के देशों में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि सबसे पहले इन जगहों पर जो है सबसे पहले जो संपन्न पुरुषों को अधिकार मिला, फिर उसके बाद जो है शिक्षित पुरुषों को अधिकार मिला, फिर उसके बाद जो है मजदूर पुरुषों को अधिकार मिला, और सबसे आखिर में महिलाओं को यह अधिकार मिला था। लेकिन और वो भी जो अधिकार मिला वो काफी लंबे संघर्ष के बाद मिला, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो ये अधिकार मिला, चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, या कैसा भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को यह अधिकार जो है एक ही साथ मिला, ठीक है। दूसरी जो खासियत थी, जो दूसरी विशेषता थी, वो दूसरी विशेषता यह थी कि तमाम जातियों, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पृष्ठभूमि का हो, किसी आप कह सकते हो किसी पृष्ठभूमि से जो है संबंध रखने वाला हो, जो है कानून की नजर में सभी को समान माना गया, ठीक है। समानता, सभी को है समान माना गया, सभी को बराबरी में रखा गया। भारत के कुछ लोग जो है चाहते थे कि भारत की जो राजनीतिक जो है व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो, और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है स्पष्ट तौर पर यह मना कर दिया कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, और ना ही उसको बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो है उस समय जो है हिंदू मुस्लिम के साथ साथ जो है सिख ईसाई जो है वो बड़ी जो है तादाद में थे। उसके बाद पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे, सभी को बराबर जो है अधिकार वो दिए गए, और सभी को जो है बराबर माना गया, ठीक है। अब तीसरी विशेषता की बात करते हैं कि संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए जो है विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। यानी
जो छुआछूत जो है उस समय काफी बड़ी मात्रा में व्याप्त था, उसको खत्म किया गया और उनके लिए विधायिका और नौकरियों में सीटें आरक्षित की गई। SC ST के लिए आरक्षण, क्योंकि काफी समय से ये इन लोगों को मौका नहीं मिला कि ये लोग पढ़ लिख सकें या अपने आप को और ज्यादा ये लोग मतलब तरक्की कर सकें, ठीक है। और जो है इनको नौकरियों में जो है छूट दी गई, इनको विधायिका में जो है छूट दी गई, सीटें आरक्षित की गई इनके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अनुसूचित जातियों को, जैसे मैंने लिखा कि जो ST है, ST जो लोग, ST में जो लोग आते हैं उनको भी उस समय जो है आरक्षण जो है दिया गया था, ठीक है, ताकि उनकी स्थिति को सुधारा जा सके और बराबरी में उनको लोगों के, बाकी लोगों की बराबरी में उनको खड़ा किया जा सके, ठीक है। चौथी बात है कि केंद्र और राज्यों के शक्तियां थी, केंद्र और राज्यों की भी जो शक्तियों के बंटवारे को लेकर भी काफी बहस चली, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, इसको केंद्र राज्य संबंधों को लेकर भी काफी जो है बहस चली, ठीक है। और आखिरकार जो है मतभेदों के काफी जो है मतभेद उत्पन्न हुए और मतभेदों के चलते विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, ठीक है। उन सूचियों की बात हम लोग विस्तृत रूप से कर लेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, एक स्पेशल क्लास बना लेंगे उसके लिए, क्योंकि अगर सूचियों की बात करने लगे कि किसको कौन सी शक्ति मिली है तो फिर काफी लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। और पहले हमें ये चैप्टर जो है खत्म करना है। चैप्टर के खत्म होने के बाद हम एक एक करके ना उन सारे जो भी 12th तक की बुक्स हैं वो हम खत्म करेंगे, और खत्म करने के बाद उन सारे टॉपिक्स पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो जो चीजें हैं उन चीजों में जो है वो क्या क्या जो चीजें हैं, और केंद्र को, राज्य को, या जो समवर्ती सूची है, उन समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो काफी गहरे जो है काफी मतभेद उत्पन्न हुए और मतभेदों के बाद यह जो है निष्कर्ष निकाला गया कि 3 सूचियों में इनका बंटवारा कर दिया जाए, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र, राज्य व समवर्ती सूची, ठीक है। इन 3 जो है शक्तियों में बंटवारा, तो आपको पता है कि केंद्र का जो भी विषय होते हैं वो उस पर केंद्र जो है उस पर डिसीजन लेती है, या केंद्र जो है कानून बनाती है, फिर राज्यों के लिए राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाते हैं, दोनों के सहयोग से बनता है, ठीक है। और अगर कोई बाई चांस अगर दोनों के केंद्र और राज्यों के बीच अगर मतभेद हुआ अगर समवर्ती सूची को लेके, तो जो है केंद्र की बात को पहले रखा जाता है, ठीक है। इसके ये हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। 5वां था कि भाषा को लेकर जो है काफी बहस चली, ठीक है। और हिंदी को जो है हम देखते हैं कि जो है हिंदी को हमारे जो है हिंदी को राजभाषा जो है बनाया गया, उसको राजभाषा की जो है राजभाषा का दर्जा। और भाषा को लेके क्या प्रॉब्लम थी, भाषा को लेके प्रॉब्लम थी ये थी कि जो भारत था उस समय काफी बड़े आप कह सकते हो बड़े जो है भूभाग में जो है बड़े भूभाग में स्थित है, और वहां पे तरह तरह के लोग और तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की विविधताएं हैं, तो किसी एक भाषा को किसी के ऊपर नहीं थोपा जा सकता था, क्योंकि ऐसा जो है ऐसा मानना था विचारकों का कि वो अगर किसी एक को जो है एक भाषा को किसी के ऊपर थोपेंगे तो प्रॉब्लम होगी हमारे देश के लिए, ठीक है, उसकी एकता को प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उसका भी एक उन्होंने जो है एक तोड़ निकालने की कोशिश की, और ये कहा कि जो हिंदी भाषा होगी ना वो राजभाषा होगी, और राजभाषा का दर्जा उसको दिया गया, ठीक है। जबकि हम देखते हैं कि जो अदालतों में, सेवाओं में, या विभिन्न जो राज्यों के भी जो संचार आदि के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे राज्यों का गठन कैसे किया जाए। गठन कैसे किया जाए, तो ये जो है सबसे बड़ा सवाल था कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए,
ठीक है, जैसे भाषा को लेकर चर्चा चली वैसे ही राज्यों को लेकर भी चर्चा चली। और 1920 के दशक में जो है उस समय की जो सबसे बड़ी जो स्वतंत्रता संघर्ष की जो मुख्य पार्टी थी आईएनसी यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने जो है आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद होगा जो है बड़े जो जो हम कह सकते हैं जो बड़े भाषाई जो समूह होंगे उनको अपना अलग प्रांत जो है उनको दिया जाएगा या उनका अलग एक प्रांत होगा। बाद में जब आजादी मिली और आजादी के बाद कांग्रेस ने जो कोई कदम नहीं उठाया तो लोगों में असंतोष व्याप्त होने लगा, ठीक है। और क्योंकि उससे पहले कि अगर वो कोई कदम जो है सरकार कोई कदम उठाती आजादी के बाद, उससे पहले ही जो है भारत दो टुकड़ों में बंट चुका था और वो धार्मिक आधार पर दो हिस्से हो चुके थे, जैसा आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और जो उप प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थे वल्लभ भाई पटेल, दोनों ही जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरोध में थे, क्योंकि पहले ही भारत का बंटवारा हो चुका था और तो वो नहीं चाहते थे कि और किसी तरीके का जो है बंटवारा हो। तो इसीलिए कांग्रेस को अपने वादे से जो है पीछे हटते देख लोगों में जो है असंतोष फैला और कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, जो है मराठी भाषी जो लोग थे और सभी ने अपने अपने राज्यों जो सभी थे वो अपने अलग अलग जो है राज्यों का जो है इंतजार कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही जब 1952 का जो आम चुनाव जब होना था तो आम चुनाव के प्रचार के लिए जब जवाहरलाल नेहरू जो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिले में जब वो जाते हैं तो वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए, उनका विरोध वहां पर किया गया और हमें आंध्र चाहिए के वहां पे नारे लगाए गए, ठीक है। उसी साल अक्टूबर में जो वयोवृद्ध जो थे वो गांधीवादी जो पोट्टी श्री रामालू जो थे वो तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आंध्र राज्य के गठन की मांग को लेकर उन्होंने क्या किया कि जो है भूख हड़ताल पर वो बैठ गए, ठीक है। उनको देखकर जो है काफी लोग उनके पीछे पीछे आए और काफी लोगों ने उनका सपोर्ट किया, ठीक है। काफी लोगों ने उनका सपोर्ट किया, ठीक है। और जो है काफी विस्तृत रूप में हम देखते हैं कि वो चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और 58 दिन की अनशन के बाद जो था 15 सितंबर 1952 को पोट्टी श्री रामालू का जो है देहांत हो गया और इसके बाद जैसे ही ये खबर पूरे आंध्र में फैली, यानी उस समय जो प्रेसिडेंट मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसके आसपास या उस एरिया में या उस जो है उन क्षेत्रों में जैसे ही ये खबर फैली और जो आंध्र को अस्त व्यस्त लोगों ने कर डाला और विरोध इतना व्यापक था कि केंद्र को आखिरकार जो है उनकी बात माननी पड़ी, ठीक है। इसी तरह 1 अक्टूबर 1953 को हमें आंध्र के रूप में एक नया राज्य जो है दिखाई देता है और नए राज्य का जो है गठन हुआ जो बाद में जो है वो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना गया, ठीक है। इसके बाद अलग अलग जो है भाषाई जो समुदाय थे उन्होंने भी अलग अलग राज्यों की मांग जो है करना शुरू कर दिया और फलस्वरूप जो एक राज्य जो है उसके फलस्वरूप जो है सरकार ने क्या किया कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है इन्होंने गठन किया और इस आयोग ने जो है 1956 में अपनी जो है रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उसमें यह बताया गया था कि असमिया, बांग्ला, उड़िया और तमिल, मलयालम और अलग अलग जो कन्नड़, तेलुगु भाषाई के अलग अलग राज्यों के लिए जो है भाषाओं के आधार पर जो राज्य बनाने के लिए उनके जो है क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, उनके जिलों को जो है चिन्हित किया जाए और निर्धारित किया जाए कि कौन सा राज्य कहां से कहां होगा। इस तरीके से जो है वो चीजें जो है शुरू की गई, ठीक है। अच्छा, ये चीज हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो विकास था, विकास की योजनाएं, ठीक है। विकास की योजनाएं बनाना कि विकास किस तरीके से जो है किया जाएगा। विकास की योजनाएं बनाना। आपको पता है कि राष्ट्र नया था, ठीक है, और जो भी चीजें थी, जो कमियां थी, जो परेशानियां थी वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए जो है किस तरीके से विकास किया जाएगा उसके लिए जो है योजनाएं बनाना शुरू कर दिया गया। तो 1950 में इसके ऊपर मतलब कह सकते हो आजादी के तुरंत बाद इसके ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श करने के बाद जो है 1950 में सरकार ने
आर्थिक विकास की नीतियां बनाने के लिए और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। ठीक है, इस बारे में ज्यादा सहमति थी कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा और यहां पर जो है राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने की महत्वपूर्ण और परस्पर भूमिका जो है अदा करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का जो है किस तरीके का जो है संतुलन बनाया जाएगा और सबको जो है किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा और इन सबको जो है हम देखते हैं कि इस तरीकों को मतलब इन सबको जो है परिभाषित करना जो है योजना आयोग का जो है काम था। ठीक है, इसके साथ साथ 1956 में जो है दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना जो है तैयार की गई। इस योजना में इस्पात और भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजना आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन इसमें भी लोगों को ये परेशानियां थी कि लोग ये चाहते थे कि जो है गरीबी दूर नहीं की जा रही है, स्वास्थ्य के लिए काम नहीं किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो शिक्षा के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, किस तरीके से फसल उगाई जाए, ठीक है, उसके ऊपर कार्य नहीं किया जाए, उपज कैसे बढ़ाई जाए उसके लिए कार्य नहीं किया जा रहा है। तो इसमें भी काफी लोगों को मतभेद था, लेकिन जो यह काम जो था वो सरकारी नियंत्रण में जो है रखा गया था। तो ये हुआ विकास की बात। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। अच्छा, 15 अगस्त 2007 को हमने जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 60 वर्ष पूरे कर लिए थे। ठीक है, और जैसा आपको पता है कि 15 अगस्त 2023 को हमने 77वां अपना राष्ट्रीय जो है स्वतंत्रता दिवस वो मनाया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं, ये एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई थी उस हिसाब से मैंने ये लिखा है। लेकिन अभी तो आपको पता है कि अभी 77वां हम स्वतंत्रता दिवस अभी मना चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये बात करेंगे कि जो है जो एनसीईआरटी के जो बुक में दिया गया चीजें उसको लेकर और आज के समय में जो चीजें घटित हो रही हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो है हमने 15 अगस्त 2007 को हमने 60वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, और भारत जो है भारत अभी भी जो है एक है और एक होकर चल रहा है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। ठीक है, यह जो है गर्व करने की जो है बात है और गर्व करने वाली जो उपलब्धि है। और बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि उस समय जो है विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज्यादा समय तक नहीं जो है टिक पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत आज भी एक होकर चल रहा है। ठीक है, जो ये सारी जो आकांक्षाएं थी वो निर्मूल साबित हुई। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं कि आजादी के बाद अभी तक जो है 17 आम चुनाव हो चुके हैं, यानी जो 2019 का जो चुनाव था वो 17वां आम चुनाव था भारत में। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि राज्य और जो स्थानीय निकायों के लिए जो सैकड़ों आम चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वतंत्र जो है प्रेस है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, स्वतंत्र जो है न्यायपालिका है। ठीक है, और उसके लिए जो लोगों को जो है भाषाई विविधता और धार्मिक विविधता के बावजूद भी राष्ट्र एकता से खड़ा है, एकता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि आज लेकिन थोड़ी बहुत अभी कमियां भी हैं, क्योंकि कमियां क्या है कि जो है अमीरी और गरीबी का जो फासला है वो अभी व्याप्त है। ठीक है, और गरीबी के नीचे जो है गरीबी के नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो अभी भी बहुत है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं स्कूलों में कुछ बच्चे ऐसे हैं ग्रामीण इलाकों में जो अभी स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है,
जिनको स्कूल भेजने की जो है आवश्यकता है, उनको पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे समाज का निर्माण हो सके और हमारा समाज और तेजी से आगे बढ़ सके। अभी कुछ समय हम पहले हमने देखा कि जो हमारा जो देश है भारत, उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो है राज्य जो है बना है, ठीक है, आर्थिक रूप से चौथे नंबर पर है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो अभी हमने जो चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया है, तो चौथा देश ऐसा भारत बना है जिसने ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया। और भारत जो है चौथा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर जो है पहुंचा है, और पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अभी हाल फिलहाल हमने जो है G20 था, वो G20 का जो नेशंस का जो ग्रुप था, वहां पर किस तरीके से यहाँ पर आया, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जो है यहाँ पर आए, और उन्होंने किस तरीके से जो है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमने सफलतापूर्वक जो है वो जो चीजें थी उसको संपन्न किया, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत गर्व की बात है, और एक भारतीय होने के नाते जो है हमें गर्व महसूस होता है कि हम भारतवासी हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि तब के भारत में और अब के भारत में कितना फर्क हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो वो चीजें जो है हमने आज पढ़ी, वो हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस तरीके से जो है आगे कदम बढ़ाए और किस तरीके से सफलता की ओर बढ़ता गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे हम। अभी इसके बाद जो 9th क्लास की जो है जो एनसीईआरटी की जो 9th क्लास की पॉलिटी की बुक होगी, हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पॉलिटी के बाद हम लोग ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई कमियां आपको नजर आती है तो आप जो है हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप यूट्यूब पे जो है गौरव के मिश्रा 95 के नाम से और जीके विद गौरव के मिश्रा के नाम से आप चैनल को देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और पढ़ाई में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।